फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जाल प्रमेय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेटवर्क थ्योरम। तो आज हम समझेंगे कि ये जाल प्रमेय क्या होती है। तो देखिए, साधारणतः संधि विश्लेषण की सहायता से संधियों पर वोल्टता का मान ज्ञात किया जाता है। हमें पता है कि संधि विश्लेषण से हम संधियों पर धारा का मान ज्ञात नहीं करते हैं, वोल्टता का मान ज्ञात करते हैं। वह पार्श्व विश्लेषण की सहायता से शाखाओं में धारा का मान ज्ञात किया जाता है। इन दोनों विश्लेषणों की सहायता से हम साधारण परिपथों को आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए, ये दो ऐसे विश्लेषण हैं जिनकी सहायता से हम जो परिपथ साधारण होते हैं, जटिल नहीं होते हैं, उनको हम हल कर लेते हैं। लेकिन जो जटिल परिपथ होते हैं उनमें यह विश्लेषण लागू नहीं होते हैं। तो जटिल परिपथों को हल करने के लिए कुछ प्रमेय दी गई, उन्हें ही हम जाल प्रमेय कहते हैं। परिपथ में धारा एवं वोल्टता जैसी राशियों का मापन करने के लिए जाल प्रमेय का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रमेय एक बंद परिपथ पर आधारित होती है। देखिए, जो प्रमेय होती है जाल प्रमेय, जितनी भी जाल प्रमेय होगी वो सब एक बंद पथ पर आधारित होगी। खुले पथ के लिए ये प्रमेय लागू नहीं होगी। तो देखिए, ये जाल प्रमेय कौन कौन सी होगी। तो पहले हम लिखते हैं अध्यारोपण की प्रमेय। अध्यारोपण की प्रमेय। सेकंड होगी पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय। ऐसी ही दो तीन प्रमेय और होगी, इसके लिए आप नीचे दो तीन लाइन छोड़ दीजिएगा। आज हम अध्यारोपण की प्रमेय सुपरपोजिशन थ्योरम को समझेंगे। तो देखिए, अध्यारोपण की प्रमेय क्या होती है। पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में दो या दो से अधिक स्रोत उपस्थित हो तो किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग स्रोत के कारण प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। जबकि स्रोत को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसे अध्यारोपण की प्रमेय कहा जाता है। देखिए, क्या मतलब है इसका। जैसे कोई एक परिपथ है, इसमें कहा है ऐसा परिपथ होना चाहिए जिसके अंदर दो या फिर दो से अधिक स्रोत हो। तो वो स्रोत देखिए, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, या कोई कुछ भी हो सकता है। एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, या फिर दोनों वोल्टेज सोर्स कैसे भी हो सकते हैं। तो देखिए, हमने एक वोल्टेज सोर्स लिया है। अब हमने तीन प्रतिबाधा जोड़ दी है यहाँ पे। सॉरी, ये गलत हो गया। सबसे पहले हम एक परिपथ बनाएंगे जिसके अंदर दो सोर्स है तथा तीन प्रतिबाधा इम्पीडेंस है। काट दीजिएगा इसको। यह है E1 वोल्टेज सोर्स, यह है E2 वोल्टेज सोर्स। यहाँ Z1, Z2, Z3 प्रतिबाधा है। तो देखिए, ये प्रमेय क्या बोल रही है कि ऐसा कोई परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक सोर्स हो। तो हमने एक ऐसा परिपथ ले लिया है जिसमें दो सोर्स है, इससे अधिक सोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इससे जब दो से कम सोर्स हो जाएंगे तो उस पर अध्यारोपण की जाल प्रमेय लागू नहीं होगी। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में दो या दो से अधिक स्रोत उपस्थित हो। तो हमने ले लिया एक परिपथ, इसके अंदर दो स्रोत उपस्थित है। तो किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा, देखिए यहाँ पे हमने तीन प्रतिबाधा ली है, तो किसी भी प्रतिबाधा को ले सकते हैं हम। तो हमने मान लिया Z1 प्रतिबाधा। तो Z1 प्रतिबाधा में माना बहने वाली धारा है I1। ये I1 धारा बहने वाली कब है, जब E1 व E2 सोर्स दोनों ऑन हो। E1 व E2 ऑन, देन करंट इज इक्वल्स टू I1। ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं, किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग स्रोत के कारण प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो देखिए, अलग अलग का मतलब है जब E1 तो ऑन है लेकिन E2 ऑफ है, तब इसके अंदर बहने वाली जो धारा है उसको हम E1 के कारण धारा बोलेंगे। तो मान लीजिए हमने E1 के कारण बहने वाली धारा I1 डैश है, तथा
जब E1 ऑफ है E2 ऑन है, तब E2 के कारण E1 में बहने वाली जो धारा है I2 डैश, इन दोनों का जो बीजगणितीय योग होगा वह इसके अंदर बहने वाली धारा, इन दोनों जब ये दोनों E1 E2 ऑन होंगे तब I1 धारा होगी, I1 धारा का मान, तब E1 व E2 के कारण जब E1 ऑन है E2 ऑफ है तथा E2 ऑन है E1 ऑफ है, तब जो बहने वाली धारा है उनके बीजगणितीय योग के तुल्य होगी तथा यही ये अध्यारोपण। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हमने एक परिपथ लिया, उसके अंदर दो करंट सोर्स हैं E1 व E2, उसके अंदर तीन प्रतिबाधाएं मानी हमने Z1 Z2 Z3। तो हम किसी भी एक प्रतिबाधा को ले सकते हैं, या Z1 ले लो, Z2 ले लो, Z3 ले लो। मैंने मान लिया Z1 प्रतिबाधा है। तब देखिए E1 व E2 दो करंट सोर्स है, दो वोल्टेज सोर्स है, दो वोल्टेज सोर्स है ना। तब E1 व E2 जब दोनों ऑन होते हैं तब Z1 के अंदर बहने वाली जो धारा है वो I1 है ना। जब E1 ऑन है लेकिन E2 ऑफ है तब बहने वाली धारा है Z1 पर I1 डैश, और जब E2 ऑन है E1 ऑफ है तब बहने वाली धारा है I2 डैश। तो E1 व E2 ऑन होते हैं तब बहने वाली धारा I1, जब E1 ऑन E2 ऑफ और E2 ऑन E1 ऑफ है, इन दोनों में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I2 डैश हो। तो इसे ही अध्यारोपण की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कोई परिपथ है जिसमें 2 वोल्ट का स्रोत E1 व E2 है। मान लीजिए यह एक सोर्स वो है परिपथ है ना, इसके अंदर E1 और E2 दो वोल्टेज सोर्स है ना। वह तीन प्रतिबाधाएं Z1 Z2 Z3 उपस्थित है। तो देखिए Z1 Z2 Z3 है। ठीक है, माना Z1 में बहने वाली धारा I1 है, Z3 में Z2 में बहने वाली धारा I2 है। ठीक है, हमने मान लिया है Z1 में E1 के कारण बहने वाली धारा I1 है तथा Z2 में E2 के कारण बहने वाली धारा I2 है। अब हम इसके अंदर किरचॉफ के लॉ लगाएंगे। यह लूप नंबर 1 है, यह लूप नंबर 2 है ना। लूप फर्स्ट में KVL लगाने पर, तो आपको पता है KVL क्या होता है, किरचॉफ का सेकंड। हमने आपको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ पढ़ा दिया है, तो आप पहले की वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो पर आना। देखिए, ये लूप नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो देखिए E1, इसकी डायरेक्शन हमने कैसे ली है, हमें पता है जब जो सोर्स होता है उसकी डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव होती है, जब हम चलने की दिशा माइनस से पॉजिटिव होती है ना, तो वोल्टेज सोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर ये प्रतिरोध है और चलने की दिशा हमारी प्रतिरोध के ये कोई प्रतिरोध है, इसके अंदर बहने वाली धारा तथा हमारे चलने की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो जो वोल्टेज आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो देखिए हम KVL लगाते हैं। देखिए -E1 प्लस यहाँ पे देखिए Z1, यहाँ पे धारा की दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और हमने चलने की दिशा भी एंटी क्लॉकवाइज ली है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए Z3 के अंदर बहने वाली धारा कौन सी है, I1 है ना, और करंट की दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और हमारे चलने की दिशा भी मैंने क्या ली है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए Z3 में तो I1 के कारण और एक I2 के कारण करंट बह रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया, ये क्लॉकवाइज है ना। डायरेक्शन कैसे है Z3 के अंदर, देखिए ये Z3 है, इसके अंदर I1 के कारण डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, और I2 के कारण कौन सी डायरेक्शन है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो देखिए Z3 में I1 व I2 के कारण धारा बहेगी है ना, तो
I1 के कारण जो वोल्टेज होगा वो Z3 I1 प्लस में होगा। देखिए यहाँ पे हमने चलने की दिशा भी एंटी क्लॉकवाइज ली है ना, और करंट की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वो प्लस का Z3 I2 होगा, है ना। देखिए प्लस Z3 I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में से हम I1 कॉमन ले लेंगे तो Z1 प्लस Z3 बचेगा, प्लस I2 Z3, इसको हम इधर पक्षांतर में कर देंगे I1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दे दिया हमने। अब इसी प्रकार हम लूप सेकंड में KVL लगाएंगे। तो देखिए E2 डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं हम, है ना। इसके लिए E2 के लिए तो E2 नेगेटिव आएगा। Z2 में धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तथा हमारे चलने की दिशा भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वोल्टेज पॉजिटिव आएगा Z2 I2। ठीक है, Z3 में Z3 I2। अब देखिए E1 के कारण भी Z3 में धारा बह रही है ना। इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे चलने की दिशा तो ऐसे ही है नीचे की साइड, यहाँ पे भी ऐसे ही नीचे की साइड। तो इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज आएगा इसके अंदर पॉजिटिव आएगा, है ना। Z3 I1 इज इक्वल्स टू 0। आप एक बार लूप किरचॉफ लॉ पढ़ना, ठीक है। ठीक है, Z3 I1, यहाँ से हमने I2 कॉमन ले लिया, Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू E2। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे इसको। तो देखिए हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z1 के अंदर बहने वाली धारा E1 के कारण I1 है, I1 फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। फिर E2 के कारण Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात करेंगे ना। I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में से I1 को गायब नहीं करना है, इन दोनों में से हमको I2 को गायब करना है ना। ठीक है, तो हम Z2 प्लस Z3 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और Z3 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये दोनों टर्म कट जाएंगे और I1 हमारे पास बच जाएगा, है ना। देखिए Z1 में प्रवाहित धारा I1 का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को Z2 प्लस Z3 व समीकरण 2 को Z3 से गुणा कर घटाने पर, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, I1 Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3 Z1 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू E1 Z1 प्लस Z3। देखिए हमने Z2 प्लस Z3 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और Z3 से इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों घटाने पर हमारे पास क्या बचेगा, I1 Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 माइनस I1 Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3। ठीक है, I1 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओपन कर लेंगे इनको, तो हमारे पास ये बचेगा, ये टर्म आएंगे हमारे पास। तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देंगे। अब देखिए अब हम दो कंडीशन लेंगे, वो तो हमने E1 व E2 जब ऑन होते हैं तब I1 का मान ज्ञात कर लिया है। हमने अभी क्या पढ़ा था अध्ययनोपन प्रमेय में, जब E1 व E2 ऑन होते हैं तो हमने उसके लिए तो I1 का मान ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा जब E1 स्रोत उपस्थित है, अर्थात E1 तो ऑन है और E2 ऑफ है। तो देखिए जब E1 ऑन है तो E1 तो सर्किट परिपथ के अंदर होगा, लेकिन जब E2 ऑफ है तो इस स्थिति में हम उसकी आंतरिक प्रतिबाधा में प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इस स्थिति में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहाँ पे किसी प्रकार की धारा नहीं रहेगी, है ना, तो कोई धारा नहीं रहेगी, तो उसको हम एक तरह से शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। देखिए यदि E1 स्रोत लगा हो, इस स्थिति में यदि परिपथ में केवल वोल्टेज स्रोत E1 लगा हो, इस अवस्था में वोल्टेज स्रोत E2 इसकी आंतरिक प्रतिबाधा में प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए E2 को हमने हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई धारा वारा नहीं बह रही है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। देखिए जो कुल प्रतिबाधा होगी Z इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 Z3 यहाँ पे पैरेलल है ना। कैसे, देखिए जो I1 धारा है वो Z1 के अंदर तो वैसे की वैसी जाएगी पूरी, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, है ना, Z2 के अंदर Z3 के अंदर आते, ये दोनों पैरेलल है। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है ना,
तो ये दोनों पैरेलल है, ये इनके श्रेणी क्रम में है। तो हमें पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब आर इक्विवेलेंट क्या होता है। उसी प्रकार जेड इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो हमने हमने 12th क्लास में देखा था कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध पैरेलल होते हैं, ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लिया, जब ये पैरेलल होते तो R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं R2 प्लस R1/R1 R2। ठीक है, ये 1/R इक्विवेलेंट है ना, 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2। उसी प्रकार Z इक्विवेलेंट भी Z1 Z2/Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए Z इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 व Z3 समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो Z इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 Z3/Z2 प्लस Z3। देखिए I1 डैश धारा सीधे E1 स्रोत से आ रही है। देखिए इस सर्किट में देखना आप, जो ये I1 है वो सीधे E1 से आ रही है ना। जो E1 से आने वाली धारा है सबसे पहले Z1 में जाएगी। अब ये जैसे ही इसके अंदर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, है ना। ठीक है, अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में होते तो जो Z1 में बहने वाली धारा है वही इनके अंदर बहती, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो यहाँ पे क्या होगा धारा का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, I2 डैश यहाँ पे चल जाएगी धारा, I3 डैश यहाँ पे चल जाएगी। अतः जब धारा सीधे E1 से आ रही होगी तो जो हमें पता है कि वोल्टेज V इक्वल्स टू क्या होता है IR, V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। यहाँ पे V क्या है E, ठीक है, तो E1/Z। तो Z क्या होगा इक्विवेलेंट, क्योंकि जो E1 के अंदर बहने वाली धारा है वो सभी प्रतिरोधों के अंदर जाएगी। ठीक है, तो हमें सभी प्रतिबाधा के अंदर जाएगी, तो हमें सभी प्रतिबाधा का इक्विवेलेंट लेना है। तो अब हम मान रखेंगे I1 डैश इक्वल्स टू E1। Z की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ऊपर वाली ये रही, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो Z1 प्लस Z2 Z3/Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू E1 Z2 प्लस Z3 ये आ जाएगी। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका Z2 प्लस Z3 एलसीएम हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 हो जाएगा, और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना। देखिए मैं करके बताती हूँ आपको एक बार। E1/Z1 प्लस Z2 Z3/Z2 प्लस Z3। तो हम देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, ये Z2 प्लस Z3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा E1 Z2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ये समीकरण 4 क्या है, E1 स्रोत के कारण Z1 में प्रवाहित धारा है, जबकि E2 बंद है, यानी E2 ऑफ है। E2 में किसी प्रकार की धारा नहीं बह रही है। E2 के कारण किसी प्रकार की धारा नहीं है। अब हम देखते हैं परिपथ में केवल वोल्ट तथा स्रोत E2 लगा हुआ है। वो अभी हमने E1 के कारण देखा था, E1 स्रोत के कारण। अब हम E2 स्रोत के कारण देखेंगे। इस अवस्था में वोल्ट तथा स्रोत E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। वहाँ पर उस भाग में किसी प्रकार की धारा नहीं होगी, ना कोई करंट होगा, ना कोई करंट, ना कोई रेजिस्टेंस वगैरह, कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या कर दिया, E1 को यहाँ से गायब कर दिया, E2 ले लिया। ठीक है, Z1 वैसे है, Z2 वैसे है, Z3 वैसे है। अब की बार क्या किया है हमने, E2 के कारण जो Z2 में बहने वाली धारा है I2 डबल डैश है ना, और इसके अंदर बहने वाली है, ये देखो धारा विभाजन नियम से यहाँ पे धारा डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी I1 डबल डैश, यहाँ पे हो जाएगी I3 डबल डैश। देखिए
हमने Z1 को देखते हुए I1 लिया है, यहाँ पे 3 को देखते हुए I3 लिया है। देखिए पहले की तरह ही वहाँ पे भी हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो Z इक्विवेलेंट हमें क्या प्राप्त होगा, Z2 जो कि श्रेणी क्रम में है, Z1 व Z3 पैरेलल है, तो इनका क्या हो जाएगा। हमें पता है कि जब पैरेलल में होते हैं प्रतिरोध तो इक्विवेलेंट क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो वैसे यहाँ पे Z1 Z3 अपन Z1 प्लस Z3 हो जाएगा। I2 डबल डैश धारा सीधे स्रोत से आ रही है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये I2 धारा है सीधे इससे आ रही है E2 से, है ना। तो ये I2 पहले Z2 में जाएगी, फिर यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगी Z1 और Z3 में, है ना। तो अब हम ये E2 से आने वाली धारा I2 डबल डैश है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है, तो I कितना हो जाएगा V अपॉन R। तो V क्या है E2, ठीक है। R की जगह क्या है Z, तो Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अभी हमने फाइंड किया Z इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर मान रख देंगे। देखो I2 डबल डैश E2 अपॉन Z, मान रखने पर ये आ जाएगा। देखिए E2 अपॉन Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z3 इंटू E2, ठीक है। अब हमें पता है धारा विभाजन नियम। देखिए हमने I2 डबल डैश की वैल्यू तो फाइंड कर लिया है, लेकिन हमको I1 डबल डैश फाइंड करना है, क्योंकि हमें Z1 के अंदर जो धारा है वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या नियम लगाएंगे हम, धारा विभाजन नियम से। तो धारा विभाजन नियम क्या बोलता है, देखिए वैसे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया, फिर भी एक बार बता देती हूँ। देखिए धारा विभाजन नियम क्या है। देखिए यहाँ पे ये I धारा बह रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये धारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, R1 में I1 और R2 में I2 बहेगी। तो हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, ये I1 है टोटल, और इसको सबसे पहले R2 लेंगे, फिर अपॉन में R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। फिर I1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ऐसे। अब लेंगे हम I2, तो I2 को कैसे करेंगे, वही I लेंगे, फिर R1 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। देखिए हम इसे करते कैसे हैं। देखिए I1 है I2 है, पहले हम इसका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। I1 रेशियो I2, तो क्या होगा, हमें पता है I1 I क्या होता है, V अपॉन R, तो V अपॉन R1 रेशियो V अपॉन R2। तो V तो फिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे जो V होगा वही इसके सिरों पर, वही इसको सिरों पर होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे। तो 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया I1 रेशियो I2 इजिकल्स टू V अपॉन R1 रेशियो V अपॉन R2, ठीक है। V से V कट जाएगा, 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2। तो हमें ये रेशियो उठाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लेसे से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों के लेसे क्या होगा, R1 R2, तो R1 R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 रेशियो R1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये I1 क्या है, R2 प्लस R3, ठीक है। I1 ये जो टोटल धारा है I है, ठीक है, ये टोटल धारा क्या है I, इसका कौन सा हिस्सा है R2, तो ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे ये 5 है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/11, 11 का ये 5वां है, इंटू जो टोटल धारा कितनी है I। तो ये बता रहे कि I1 भाग I का इतना R2 है ना। I1 भाग है जो I का R2 है, उसी प्रकार I2 फाइंड करेंगे हम, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब हम धारा विभाजन नियम लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर हम धारा विभाजन नियम लगाएंगे, तो अभी हमने इसके अंदर लगाएंगे, तो अभी हमने क्या पढ़ा, Z1 तो इन दोनों के श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है ना। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, Z1 Z3 ये दोनों कैसे पैरेलल है ना। तो हमें I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो E2 के कारण बहने वाली टोटल धारा है उससे, I2 डबल डैश से, क्योंकि जो ये धारा है वही इन दोनों के अंदर बढ़ रही है ना, तो हमें पता चलेगा कौन से रेशियो में ये है ना। देखिए हमारे पास I1 की वैल्यू ये आ जाएगी Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 I2 डबल डैश है ना।
अब हम I2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की ऊपर, ये रही इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4 है ना, सॉरी 5 है ये, समीकरण 5 से इसमें मान रख देंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू, देखिए I2 की वैल्यू क्या है, ये रही है ना, और ये है ही, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अतः Z1 में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी, I1 इक्वल्स टू I1 माइनस I2। देखिए ये माइनस का साइन क्यों लगाया है, यहाँ पे Z1 है, इसमें E1 के कारण कौन सी धारा बह रही है, I1, E2 के कारण I1 ठीक है। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो अब हम I1 व I1 की वैल्यू समीकरण 4 अभी हमने देखा था और वह 6 से मान रख देंगे, तो हमारे पास आप करके देख लेना, यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अतः समीकरण 3 व 7 समान है, तो समीकरण 3 हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो और ये वैल्यू दोनों समान है, अतः अध्यारोपण प्रमेय सत्य हुई, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे इस थ्योरम पर बेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।